स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ध्यान में रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने किया था। और कब किया था? 775 से लेकर 800 ईस्वी के बीच में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और उस समय के वर्तमान राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महरौली में एक लौह स्तंभ है। महरौली में एक लौह स्तंभ है जो कि राजा चंद्र की याद में बनाया गया था और इसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको राजा चंद्र ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिए महरौली का जो लौह स्तंभ है वो किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। और ये महरौली है कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश राज्य में ही महरौली पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के कुछ स्पेशल चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध उपाधि है जिसका नाम है गंगैकोंड कोंड। गंगैकोंड कोंड ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध उपाधि है। जो बहुत प्रतापी राजा होती हैं उन्हें ये उपाधि प्रदान की जाती थी। तो इस उपाधि को किसने धारण किया था? राजेंद्र प्रथम ने। तो राजेंद्र प्रथम को जो उपाधि थी उसका क्या नाम है? गंगैकोंड कोंड। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या हुआ करती थी? तो जो गुप्त काल था उसकी राजकीय जो भाषा होती थी यानी लिखा पढ़ी की जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसी गुप्त काल को ही कहा जाता है। इसमें बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त जैसे बहुत सारे प्रतापी राजा हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो गुप्त वंश का अंतिम शासक है उसका नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धन साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो वर्धन जो साम्राज्य है उसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है पुष्यभूति। तो पुष्यभूति वर्धन साम्राज्य के संस्थापक हैं। इसी वर्धन साम्राज्य को हम लोग पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन हैं? तो यही आपके पुष्यभूति ही हैं। तो चाहे पुष्यभूति वंश कहिए चाहे वर्धन साम्राज्य कहिए, दोनों के संस्थापक कौन हैं? पुष्यभूति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित किया था? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को बनाया था। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? थानेश्वर हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो खेती करने के लिए भूमि देने की जो सामंती प्रथा है उसको हर्षवर्धन ने ही प्रारंभ करवाया था। आगे बढ़ते हैं। एक चीनी यात्री थे जिनका नाम ह्वेनसांग है। इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये किसके दरबार में आए थे? ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और कब आए थे? 606 ईस्वी में आए थे। तो 606 ईस्वी में आए थे और ये भारत में कब तक रहे? 647 ईस्वी तक रहे। यानी कि 606 में आए और 647 में रहे। टोटल कितना वर्ष हो गया? 41 वर्ष हो गया। तो ये 41 वर्ष भारत में रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हजारों बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं। तो भैया जो पूर्व का सिराज है वो जौनपुर शहर को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो दक्षिण भारत में जितने भी युद्ध हुए थे उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक युद्ध है जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। ये तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई किसकी समकालीन थी? तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई आपके तुलसीदास के समकालीन थी। तो तुलसीदास और मीराबाई जी का जो समय था वो एक ही था। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था 1498 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेड़ता के चौकसी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो मेड़ता में याद रखिएगा, मेड़ता के चौकसी नामक ग्राम में इनका जन्म, किनका? मीराबाई जी का जन्म 1498 में हुआ था। तो ये भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मीराबाई जी का जन्म कब हुआ था? 1498। आप सन याद रखिएगा, ये गांव का नाम आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये अंग्रेजों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसमें दोहरी शासन नीति के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको किसने समाप्त किया था। इसको वारेल हेस्टिंग ने समाप्त किया था। कब किया था? 1772 में। तो 1772 में वारेल हेस्टिंग ने किसको समाप्त किया था? दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। भक्त तुकाराम किसके समकालीन हैं? तो जो ये भक्त तुकाराम हैं ये कहाँ के संत थे? ये महाराष्ट्र के संत थे। और किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। तो जहांगीर के समय में कौन से बहुत बड़े भक्त हुए हैं? भक्त तुकाराम हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश जो कि सल्तनत काल का एक प्रमुख वंश है और ये पहला राजवंश है सल्तनत काल का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। और किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और यहीं से सल्तनत काल स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो यही जिसका नाम अभी हमने लिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था। आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग ने जो किताब लिखी है उसका क्या नाम है? तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था और इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम बहुत ही आसान है। उस किताब का क्या नाम है? CU की। तो C है, U है और फिर की है। ये बहुत ही आसान नाम है। इस आसान नाम से ह्वेनसांग ने एक किताब लिखी है। रट लीजिएगा, CU की। हजारों बार परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब ह्वेनसांग के 3 उपनाम हैं। ह्वेनसांग के 3 उपनाम हैं। उन उपनामों को भी आप याद रख लीजिएगा। जैसे कि पहला उपनाम है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। ये तीनों ह्वेनसांग के उपनाम हैं जिसको आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था? ह्वेनसांग रहते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम है बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 632 ईस्वी में। तो 632 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। यह युद्ध कहाँ पर हुआ था? यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और इसमें जीता कौन था? पुलकेशिन द्वितीय की इसमें जीत हुई थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 632 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ पर पराजित किया था? जो दक्षिण भारत की नदी है नर्मदा नदी, उसी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। ये धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ करता था? प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में करता था। वहीं पर अपना सब कुछ दान दे देता था। आगे बढ़ते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। अब हमारे कुछ प्रश्न जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया रहा होगा जिसमें 4 विकल्प दिए रहे होंगे। उन चारों विकल्पों में सबसे अच्छा जो विकल्प उस समय था उसका नाम है सुनियोजित शहर। तो सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? अपने सुनियोजित शहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हो सकता है कि उस समय ऑप्शन में सुनियोजित शहर ही सबसे अच्छा विकल्प हो, इसलिए यहाँ पर ये चूज़ किया गया है कि सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? अपने सुनियोजित शहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो व्यवसाय क्या है? कृषि है। सिंधु वासियों की प्रमुख फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो फसल का उत्पादन करते थे उसमें जौ और गेहूं प्रमुख फसल थी। यानी जौ और गेहूं का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। अब आपको सिंधु सभ्यता के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से संबंधित कुछ प्रश्न याद कर लेना है। जैसे कि कोई भी सभ्यता होती है, कोई भी देश होती है, ये पूर्व का पॉइंट है, ये उत्तर का पॉइंट है, ये पश्चिम का पॉइंट है और ये दक्षिण का पॉइंट है। तो यहाँ पर कितने दूर में ये सभ्यता विकसित हुई है, इसी के बारे में हमें प्रश्न पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन है, पश्चिमी भाग कौन है और फिर उत्तरी भाग कौन है और दक्षिणी भाग कौन है। तो सबसे पहले पूरब के बारे में बात करते हैं।
तो सिंधु सभ्यता में जो पूर्वी भाग है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, उसका क्या नाम है, आलमगीरपुर। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग विस्तार था, जिसका नाम क्या था, आलमगीरपुर था। पश्चिमी भाग कहाँ है, पश्चिम सिंधु सभ्यता पाकिस्तान तक फैली हुई है। पाकिस्तान में कहाँ पर, बलूचिस्तान में। तो सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी भाग था वो बलूचिस्तान में था, उसका नाम क्या है, सुख्ता गैंडोर। तो सुख्ता गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, वहाँ वो क्या है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग है। अब सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग करते हैं, तो उत्तर में क्या है भैया, जम्मू कश्मीर है। तो सिंधु सभ्यता जो है ऊपर जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी, जम्मू कश्मीर में कहाँ तक, अखनूर तक। लेकिन इस अखनूर का जो पुराना नाम है वो क्या है, मांदा है। और सिंधु सभ्यता दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई है, दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैली थी। महाराष्ट्र में कहाँ तक, अहमदनगर तक। लेकिन अहमदनगर का पुराना नाम क्या है, दाइमाबाद। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ऐसे पढ़ना है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी विस्तार कहाँ है, सुख्ता गैंडोर, ये कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग कहाँ है, उत्तरी भाग मांदा में है। मांदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी भाग कहाँ पर था, सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी भाग था वो दाइमाबाद में है। और दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो कि अहमदनगर के बगल में ही है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वन लाइनर प्रश्न हैं, ये आपको रटे होने चाहिए। इसमें कोई इफ़ या डाउट की कोई बात होनी नहीं चाहिए, ये प्रश्न आपको रटे ही होना चाहिए। आप लोग किसी ना किसी बुक से डिटेल में पढ़ रहे होंगे और यहाँ पर जिस प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है वो आपको रटा होना चाहिए। जैसे ही आप विकल्प देखें आपको तुरंत टिक लगाना है, उसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके आगे के प्रश्नों के लिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।